वैसे तो डेंसिटी के बारे में आप लोगों ने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, ये सब फिजिक्स के अंदर आता है। लेकिन एक तरीके से हम ज्योग्राफी में भी कुछ डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ डेंसिटी से हम ये नहीं कि सड़क का वजन नापना शुरू कर देंगे कि भाई वो कितने वजन की है या क्या सिस्टम है। डेंसिटी से यहाँ पर पता चलता है द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। मान लीजिए अगर हम एक एरिया लेते हैं जो हमारा 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी 100 है और ये भी 100 किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर हो गया, चारों साइड इसकी बराबर हो गई। इस एरिया के अंदर कितनी जो है रोड अवेलेबल है वो डेंसिटी ऑफ रोड के अंदर आएगा कि इस एरिया के अंदर मान लो 10 किलोमीटर की सड़क जो है बनाई गई है। सो हम चेक करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से एरियाज के अंदर कितना कितना डेंसिटी ऑफ रोड जो है अवेलेबल है। तो उसी के लिए लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन अवर कंट्री। कि अगर हम जब डेंसिटी ऑफ रोड के बारे में पढ़ेंगे तो किसी भी स्टेट के अंदर ये नहीं देखेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हुई हैं तो केरला के अंदर भी 10,000 किलोमीटर की सड़क बनी होगी। क्योंकि पहले तो हमें ये पता है कि साइज ऑफ जो हमारी स्टेट है वो सब कुछ अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। कोई साइज में बहुत छोटी है तो कोई साइज में बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो डेंसिटी ऑफ रोड है वो हर एक स्टेट के अंदर अलग देखी गई है। कहा यह गया है अगर हम बात करें 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की, कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर जम्मू और कश्मीर का बात करें तो यहाँ पर 12.14 किलोमीटर जो है रोड हमें मिल सकती है। 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर 12.14 किलोमीटर की सड़क यहाँ पर बिछी हुई होगी। एक और दिखाता हूं फिर इसमें अगर हम बात करें केरला की, यहाँ पर भी हमने 100 किलोमीटर का एरिया लिया। अरे क्या बात, जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर के अंदर रोड डेंसिटी देखी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज में सिर्फ 12.14 किलोमीटर की सड़क को बिछाया गया। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी एरियाज के अंदर। अगर इतना ही प्रोपोर्शन लेकर के देखें तो उसमें भी सड़क जो है ज्यादा या कम बनी हुई है। अब केरला का जब हमने एग्जांपल लिया तो यहाँ तो सिर्फ 12.14 किलोमीटर की सड़क बनी हुई थी, यहाँ पर 517 किलोमीटर की। तो इसमें तो जो है सड़क का डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। इतना बुरा जो है जाल वहां पर फैला हुआ होगा सड़कों का। इतने से ही एरिया के अंदर जम्मू कश्मीर में तो बहुत थोड़ी सी सड़क अवेलेबल है और इस एरिया के अंदर इतनी काफी सारी सड़क जो है। अब इसमें इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया होगा? या तो वो एरिया जो है पिछड़े हुए हैं, वो बैकवर्ड एरियाज के अंदर आते हैं कि वहां पर लोगों की कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि अगर कनेक्टिविटी भी है तो साइज छोटा हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? पॉपुलेशन स्पेयर्ड हो सकती है, वहां पर रहने वाली पॉपुलेशन कम हो सकती है, इसीलिए उन्हें जो है आने जाने के साधन कम चाहिए। लेकिन जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर सड़कों का हमें ज्यादा निर्माण करना पड़ेगा, ज्यादा कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग शॉर्टकट के वे में रहते हैं कि इधर से नहीं काटा उधर से, उधर से नहीं काटा दूसरे रास्ते पे। एक सड़क पर पहुंचने के लिए भी कई कई रास्ते होते हैं। तो इस तरीके से देखा गया केरला के अंदर ज्यादा सड़कें अवेलेबल है। अगर हम नेशनल वे में बात करें, एक एवरेज निकालें तो 142.68 किलोमीटर की जो है सड़कों का जाल पूरे भारत के अंदर बिछाया गया है। ये एवरेज डेंसिटी निकाल करके हमने दिखा दी है आप लोगों को। फिर इसमें बताया गया इसके साथ साथ कि कुछ चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने पूरा ये रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो है पहला जो टॉपिक था हमारा कौन सा, लैंड के अंदर हमने रोडवेज पढ़ा। तो रोडवेज के अंदर भी कुछ डिफॉर्मिटीज है। कहा गया लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स एंड रोड नेटवर्क इज नॉट सफिशिएंट फॉर इट। इतनी पॉपुलेशन आज बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से सब लोगों के पास अपना अपना पर्सनल व्हीकल है। ट्रैफिक इतना बढ़ गया है सड़कों पर कि सड़क भी जो है कम पड़ती जा रही है।
हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, बहुत सारी सड़कें हमारे देश में आज भी ऐसी हैं जो अनमेटल्ड रोड है। अनमेटल्ड अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था जो कच्ची सड़कें होती हैं। दे आर ऑफ नो यूज इन रेनी सीजन, जिन्हें हम रेनी सीजन के अंदर यूज नहीं कर सकते। रोड्स आर कंजेस्टेड इन सिटीज, और बहुत सारी रोड क्या है, कंजेस्टेड है, बहुत बारीक बारीक गलियां हैं, छोटी छोटी से रोड है, क्योंकि इन रोड को बनाया तब क्या था, बहुत पुराना पहले समय में बना दिया गया, और उन दिनों तो आदमी के पास साइकिल भी व्हीकल की तरीके से नहीं होती, और आज तो गाड़ी घर में कितनी कितनी है। तो इसलिए कहा गया कि कंजेस्टेड रोड्स होने के कारण भी जो रोडवेज का सिस्टम है वो फेल हो सकता है। Most of the bridges and roads are old and narrow, बहुत सारे जो पुल हैं या जो सड़कें हैं वो क्या है, पुरानी हो चुकी हैं, अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई हैं, वो कई बार गिर जाती हैं, इसलिए भी एक तरीके के रोडवेज के सिस्टम को जो है नकारा गया है या फिर उसको ऑब्सोलीट माना गया है, पुराना हो चुका है। ठीक है, इसीलिए ही अब हम इसके कंपैरिजन में रोडवेज का ही दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे, वो है रेलवेज के बारे में। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड है हमारा और उसके अंदर रेलवे हमारा सेकंड एग्जांपल है। पहले हमने लैंड पे रोडवेज दिया था एग्जांपल, आज दूसरा एग्जांपल हमारा रेलवे। सो रेलवे कैसे हमारे लिए एक साधन बना, यूजफुल आइटम है या फिर यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसने हमारे देश की प्रोसेस को, जो कंज्यूमर डिमांड थी वो सप्लाई डिमांड को मीट करने की कोशिश करी, या सप्लाई का जो सामान बना रहा है उसकी कंज्यूमर तक डिमांड को पूरा करने में कैसे वो हमारा सहायक बना है। सो बताया गया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर्स, जो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास रेलवे अवेलेबल है, ये कैसा है, इसके अंदर हम दोनों ही तरह के ऑप्शन हमारे लिए खुले हुए हैं, फ्रेट भी खुला हुआ है और पैसेंजर्स भी। फ्रेट का मतलब सामान भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर लोड और अनलोड कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो रेलवे के सिस्टम है उसमें मालगाड़ी भी होती है और एक पैसेंजर गाड़ी भी होती है, जिसके अंदर सवारियां जाती हैं, और एक होती है मालगाड़ी जिसके अंदर भी हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर सकते हैं। लेकिन रोडवेज के सिस्टम में वो अवेलेबल नहीं है। बस अगर है तो उसमें आदमी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान ले जा सकते हैं, लेकिन बल्क क्वांटिटी के अंदर उसमें सामान को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यूज फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए हम रेलवेज को जो है चूज कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है बिजनेस क्लास के लिए। हमारी सरकार का ये एक ऑर्गन है, हमारी सरकार के भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इसी रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस क्लास के भी कुछ कोचेज होते हैं रेलवे के अंदर जो अच्छे तरीके से बनाए गए, जैसे आपने एरोप्लेन के अंदर देखा होगा नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, बिजनेस क्लास की अलग होती है, उनके अंदर इस तरीके के बिजनेसमैन लोग भी जाते हैं जगह से दूसरी जगह पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। दूसरा, लोग ट्रेन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो साइट सीइंग्स को देख सके, कुछ जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार अगर हमें हिल स्टेशन पर जाना हो या कहीं और एरियाज के अंदर घूमने जाना हो, प्लेन एरिया भी हो, तो हम सबसे पहले जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो चीप भी है, सस्ता भी है और सभी ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स के कंपैरिजन में। तीसरा, पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए, भ्रमण करने के लिए। कहते हैं ना चार धाम के लिए जाना, चलो बुक करा लो ट्रेन, वो चारों धाम कराया है हमें। बहुत सारी ट्रेन ऐसी भी हैं, आपने देखा होगा वैष्णो देवी के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन चल रहा है। अलग अलग तीर्थ जगहों के लिए हमारे देश के अंदर अलग अलग ट्रेनों को भी चलाया गया, जो स्पेशली उन्हीं एरियाज के अंदर उन्हीं तीर्थों का जो है भ्रमण करा सके, दर्शन करा करके लोगों को वापस लेकर के आ सकती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर इस वर्ड पर बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना है, लॉन्ग डिस्टेंस पर, क्योंकि रोडवेज के अंदर हमने पढ़ा था कि रोडवेज इसलिए ज्यादा सूटेबल है क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस में, मान लो हमें शहर के शहर में इस सामान को ट्रांसपोर्ट करना है या कुछ 5-7 किलोमीटर के एरिया के अंदर इस सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो हम 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स को यूज करके लोकेलिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सामान को। लेकिन अगर जब बात आती है लॉन्ग डिस्टेंस की, तो उसके अंदर बेस्ट और चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यही आता है रेलवेज। बल्क क्वांटिटी के अंदर हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। A great integrating force for economy, accelerate the development of industry and agriculture। और जब हमने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया या रेलवे के प्रोसेस को यूज करना शुरू किया, उसने इंटीग्रेट किया हमारी इकोनॉमी को। पहले आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था
तो बहुत ज्यादा समय लग जाता था, या इसी चक्कर में वो जा नहीं पाता था क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं होते थे। लेकिन मान लो आज उत्तर प्रदेश का सामान बन रहा है और वो दूसरे राज्य के अंदर बेचने गया, तो हमारे देश की इकोनॉमी भी खुद इंटीग्रेट हुई, क्योंकि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी देखी जाती है, लोग अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले के हैं। तो जब हमारे देश के अंदर ही लोग एक दूसरे स्टेट के अंदर आए जाएंगे, तो उन्हें एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता होगा, एक दूसरे की स्टेट मार्केट के अंदर बारे में पता होगा। तो इससे हमारी इकोनॉमी को जो एक्सेलरेट कहते हैं ना, इस गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन से क्या होती है, आगे बढ़ती है। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, और इकोनॉमी के आगे बढ़ने से देश का डेवलपमेंट होता है। और वो किसकी वजह से हो रहा है? इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बन रहे हैं और एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। सो इनडायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी एक्सेलरेट होती है, जब हमारे देश का सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेलवेज के थ्रू। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। और पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो रेलवे ही इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। रेलवे के थ्रू ही इंडिया के अंदर इतने सारे सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एक स्टेट के साथ या दूसरे स्टेट के साथ। फिर इसमें बताया गया, जब इतना ही बड़ा ये देश के अंदर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो उसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर ट्रेन जो है कब शुरू हुई थी, वो कितने किलोमीटर का एरिया था, कौन से ईयर में थी, और आज वो कितने एरियाज तक पहुंच सकी है। सो फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया was introduced from मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। उसको 1853 के अंदर, 1853 में ब्रिटिशर्स ने ही इस ट्रेन के प्रोसेस को स्टार्ट किया था, जो कि 34 किलोमीटर एरिया को जो है कवर करती थी। स्टीम इंजन बना हुआ था, स्टीम पावर इंजन उन दिनों इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ये बॉम्बे से और थाने के बीच में लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में ट्रेवल कर जाया करती थी। आज हमने देखा इंडियन रेलवेज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन। आज भारत के अंदर जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, 16 जोन के अंदर 16 जोन में जो है रेलवे का डिवाइडेशन किया गया है। जोन का मतलब होता है एरिया। जैसे हम लोग कौन से एरिया में रहते हैं, नॉर्दर्न एरिया के अंदर, तो हमारी रेल को कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। जैसे वेस्टर्न रेलवे भी है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे भी है। इन सबको जोन के अंदर इसलिए बांटा गया ताकि हम छोटे छोटे जोन अगर एक एक आदमी को पर्टिकुलरली दे दे, तो वो उसका जो है ज्यादा अच्छे तरीके से गवर्न कर सकता है और डेवलपमेंट भी उसका इजीली हो सकता है। इसलिए इंडिया के रेलवे डिपार्टमेंट ने इंडिया को कुछ सेक्टर्स के अंदर, कुछ जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके बाद बताया गया भारत के अंदर 7,133 स्टेशन आज की तारीख में अवेलेबल हैं, जो पूरे भारत के अंदर 64,460 किलोमीटर के एरिया को फैलाते हैं, या फिर भारत के अंदर 64,460 किलोमीटर एरिया के अंदर ट्रैक आज बिछा हुआ है। सिर्फ शुरुआत की गई थी 34 किलोमीटर से, और आज हम 64,460 किलोमीटर के एरिया को ट्रैक के साथ जोड़ पाए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत देश का है। कुछ ही सालों के अंदर, लगभग 150 सालों के अंदर या उससे भी कम सालों के अंदर, आज हमारे देश के अंदर इतने सारे ट्रैक को जो है ले डाउन किया गया है। और अब आप देख सकते हैं कुल 34 किलोमीटर के एरिया को जो ट्रेन शुरुआत में 1.5 घंटे के समय में कवर अप करती थी, आज उसी ही 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 34 मिनटों के अंदर भी, या फिर हम कह सकते हैं 20 मिनटों के अंदर भी कवर अप कर देती है। इतनी हाई स्पीड वाली ट्रेन भी आज इंडिया के अंदर जनरेट हो चुकी है। ये भी किसकी वजह से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है पॉसिबल हो पाया है। तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन का एक दूसरा फॉर्म वो रेलवे था, और रेलवे हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ? यस, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। फिर इसके बाद आपकी बुक में टॉपिक दिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो कई सारे बेसिस के ऊपर किया गया है, या तो इकोनॉमिकल कंडीशंस को देख करके, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देख करके, फिजियोग्राफिक डिवीजंस को देख करके, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की वजह से कुछ एरियाज पर ट्रेन है, कुछ एरियाज पर ट्रेन नहीं है। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन वही हिस्सा, वही एरिया जिस एरिया के अंदर हम लोग भी रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का ये एरिया, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे एरिया जो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर काउंट किया जाता है। इस एरिया की खासियत क्या है कि प्लेन एरिया है और हाई पॉपुलेशन है, ज्यादा लोग हैं यहाँ पर और प्लेन एरिया है। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो रेलवे का ट्रैक बिछाया गया वो नॉर्दर्न प्लेन एरिया के अंदर ही बिछाया गया। रेलवे के अंदर यहाँ से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है।
बट लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। लेकिन इस एरिया के अंदर एक डिफॉर्मिटी ये है कि बहुत सारी नदियां भी प्लेन एरिया के अंदर बहती हैं और उन सभी नदियों के ऊपर से गुजरने के लिए ट्रेन को क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए। और ब्रिज अक्सर कमजोर भी हो जाते हैं चलते चलते, तो उनके भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए सरकार को काफी खर्चा करना पड़ता है। दूसरा आता है पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन जानते हैं आप लोग, गुजरात से लेकर के ये जो एरिया है हमारा, इस डायरेक्शन को पेनिनसुलर एरिया के नाम से जाना जाता है। और इस पेनिनसुलर एरिया के अंदर भी इधर क्या है, वेस्टर्न घाट्स अवेलेबल है, इधर ईस्टर्न घाट्स अवेलेबल है। तो हिली एरिया होने के कारण इधर भी जो है रेलवे का इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छा तरीके से नहीं किया गया, कम ही रेलवे उधर अवेलेबल है। ट्रैक्स आर टू बी लेड फ्रॉम गैप एंड टनल्स, और इसलिए ही यहाँ पर जो ट्रैक को बिछाया गया काफी गैप के बाद बिछाया गया। और अगर ट्रेन भी जाती है तो पहाड़ी के अंदर से टनल्स बना करके, सुरंग आपने देखी होंगी, सुरंग के अंदर से जो है टनल्स को पास आउट किया जा रहा है। लास्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे में आता है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयास के अंदर भी ट्रेन को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन हिमालयास के अंदर सबसे कम ट्रेन जो है चलती हुई दिखाई दी गई है, क्योंकि हिमालयास का ये जो एरिया काफी स्लोपी एरिया है, बहुत ही स्लोपी जो है, ग्रेडियंट है, फिसलन भी वहां पर है। तो इतनी एक स्लोपी एरिया के अंदर ट्रेन को जो है इजीली नहीं चलाया जा सकता। इस वजह से ये एरिया जो है अनफेवरेबल माना गया है फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन। फिर बनाया गया हाई रिलीफ स्पेयर्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। कुछ तो रिलीफ, कुछ तो पहाड़ों की वजह से वहां पर रेलवे को नहीं चलाया गया। दूसरा, कुछ वहां पर पॉपुलेशन कम है, पहाड़ों पर जनता कम रहती है तो सेंटर बहुत कम बने हुए हैं। और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर इंडस्ट्रीज भी ज्यादा नहीं लगाते, और इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी तो एक कारण ये भी है कि वहां सामान तो कुछ बनता ही नहीं, सिर्फ जनता ही तो जाती है, और वो ट्रेनों से जो है पहले रुक जाती, ट्रेन पहले रुक जाती है काफी एरिया, फिर उन्हें बाई कार वगैरह या फिर रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको यूज करना होगा। तो इसलिए कहा गया लो डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, माउंटेन्स के ऊपर जो डेवलपमेंट देखा गया रेलवे का वो काफी लो देखा गया। इसी के साथ साथ ये आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर रेलवेज भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे।